स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की खबर के साथ। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि अपनी वीडियो पोस्ट कर कहा है कि भारत जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। आपने फिर से ये स्थापित कर दिया कि भारत के खिलाफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को फोड़ने का काम भारत कर देगा और भारत इतना दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने ये दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक है, सारा भारत एक है। आपने फिर से स्थापित कर दिया, भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं महेंद्र भट्ट। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई और सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सेना पर गर्व करते हैं और हर समय देश हित में खड़े रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर से भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर नगर निगम परिसर में आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त निगम के विकास कार्यों में बाधा डाल रही है। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले भी सामने आए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शह पर यह सब हो रहा है। गणेश गोदियाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वे जिला अधिकारी पौड़ी को शीघ्र ही ज्ञापन देते हुए भ्रष्टाचार के मामले को विस्तार से बताएंगे। गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री की ओर से नगर आयुक्त को काम न करने का निर्देश दिया गया है और ऐसे में जिससे निगम के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान महापौर आरती भंडारी, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है, उन्हें कार्य करने से रोका जा रहा है। इसका सीधा असर नगर निगम के विकास कार्यों पर पड़ रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी जो कि शुरू हो चुकी है और यात्रा शुरू हो चुकी है। उसके बाद आपको बता दें कि पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खास तौर पर विभाग द्वारा रिस्पांस टीम कम
कम किए जाने को लेकर भी कोशिश की जा रही है। बता दें कि आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन नई जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि कुछ वर्ष पहले जो उत्तराखंड आपदा विभाग का रिस्पांस टीम और रिस्पांस टाइम 25 से 24 से 25 मिनट हुआ करता था, वो अब घटकर 12 मिनट पर आ गया है। वहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि जिससे रिस्पांस टाइम को और कम किया जा सके ताकि आपदा के वक्त जल्द से जल्द रेस्क्यू कार्य शुरू किया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग अपना रिस्पांस टाइम लगातार सुधार रहा है। कुछ साल पहले तक रिस्पांस टाइम हमारा 25 मिनट से 30 मिनट के बीच हुआ करता था। अभी भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है, सूचना जारी की गई है, उस पर रिस्पांस टाइम उत्तराखंड का 12 मिनट दिखाया गया है। लगातार सुधार हो रहा है और हम उसको और भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि जब भी कभी आपदा होती है, बिना समय गंवाए हमारी पूरी टीम, पूरे राज्य के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पे जाकर काम करना शुरू करते हैं और लोगों को राहत बचाव में मदद करते हैं। वहीं चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर बता दें आपको कि UKADA, जी हाँ, उत्तराखंड के विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चारधाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए विभाग ने वेबसाइट भी जारी कर दी है। विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग सेवाएं ले सकते हैं। यूकाडा विभाग के महाप्रबंधक ही दयानंद सरस्वती ने कहा है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए यात्री सरकारी वेबसाइट जारी हुई है और इस वेबसाइट का विज्ञापन हमारे विभाग द्वारा समाचार पत्रों में भी निकल गया है। किसी भी यात्री के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए लगातार साइबर विभाग, STF भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में 9 हेलीपैड हैं और प्रत्येक दिन 14 यात्री, जी हाँ, 1400 यात्री हेलीकॉप्टर से ये चारधाम यात्रा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुलभ हो, इसके लिए यात्रा मार्गों, मुख्य पड़ावों और चारधाम की स्थायी एवं अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में 567 डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। प्रभारी महानिदेशक सुनीता ने बताया कि इस बार उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग में 49 स्थायी एवं 20 अस्थायी चिकित्सा इकाइयों पर रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 50 स्क्रीनिंग पॉइंट डॉक्टर्स वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आ रही तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है, जिसके तहत समस्त व्यवस्थाएं की गई है। आज से क्रमिक अनशन शुरू। जी हाँ, बता दें आपको, द्वाराहाट विधानसभा के ग्राम मैनोली के ग्रामीणों ने आज से जल जीवन मिशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से ग्राम के पंचायत घर में क्रमिक अनशन की शुरुआत हो चुकी है। आज 4 ग्रामीण पहले दिन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। बता दें कि वर्ष 2022 में ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जोड़ दिया गया है, मगर आज के दिन तक उसे मुख्य टैंक से नहीं जोड़ा गया है, जिस कारण आज तक उन नलों से एक भी बूंद पानी नहीं टपक पाया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। ग्रामीणों ने कहा है कि कई स्थानों पर लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप लगा रखे हैं, जो कि टूट भी चुके हैं। इस बाबत कई बार जल विभाग और तहसील प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप दिया गया, मगर आज तक केवल आश्वासन ही मिला है, पानी नहीं मिल पाया है। आज मजबूर होकर आंदोलन का रुख करना पड़ा। साल है कि हम गाँव में नल बिछी पानी आ रहा है, ये जल तब हम आंदोलन करेंगे। हम लोगों को बहुत परेशानी से और घर घर नल को आज तक हम वहाँ लाइन बिछी रहे और नल नहीं गिरा।
तब ये वजह हम ये आंदोलन करम रही और कोई सुनाई नहीं कर रहे हम। तब जो हम अगला ये सब परेशान हरी पानी लीजिए घर घर नल चैन हरो सबू का घर घर नल हम वहाँ सरकार आज तक की व्यवस्था नहीं कर रहे। 3 साल है 3 साल बड़ी हम सब लोग परेशान है रही और के दिन घर घर नल आए तक नहीं दे रहा है। तो ये वजह हम तो वो काम करेंगे। धरना हमें इसलिए करना पड़ा जल सरकार की बड़ी लापरवाही। कई सालों से घर घर नल लाइन हमारे गांव में बिछी है। कई बार लिखित एवं मौखिक सूचना देने पर भी विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया था, आज 10 दिन हो गए, अभी तक किसी न एग्जाम के द्वारा कोई सूचना हमें मिली, न कोई विभाग के द्वारा अभी तक कोई सूचना मिली। इसलिए हम सभी सामूहिक कर्मी अनशन यहाँ समस्त ग्रामवासी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज हम 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर और क्रम तरह फिर कल को 4 लोग और बैठेंगे। इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। और अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में जमीन खरीद घोटाले की जांच हो रही है। बता दें आपको कि हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच अधिकारी सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने हरिद्वार के सराय पहुंचकर विवादित जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने नक्शे और दस्तावेज के जरिए भूमि के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद नगर निगम पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल जवाब कर उनके बयान भी दर्ज किए गए। जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रकरण की जांच हर पहलू और बिंदु को शामिल किया जा रहा है और जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में नमस्ते योजना शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि देहरादून नगर निगम ने नमस्ते योजना से साफ सफाई करने वाले कर्मचारी और रैक पिकर्स को जोड़ने का काम कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2022 में भारत के गरीब और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए नमस्ते भारत योजना के नाम से एक मुहिम शुरू की थी। इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को खतरे से बाहर लाना था और गटर या सीवर का साफ करते हुए जो मजदूरों की मौत होती है उन्हें कम किया जाने और या के लिए कदम उठाया गया था, जिसे राजधानी के साफ सफाई कर्मचारी और कचरे बीनने वाले लोगों को जोड़ते हुए देहरादून नगर निगम उनके जीवन को सुधारने का काम करेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए गए हैं। देहरादून सहायक नगर आयुक्त राजवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना शुरू की थी और इससे पहले चरण में सीवेज की सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए उसको जोड़ने का काम भी शुरू किया गया था और आज देहरादून नगर निगम कूड़ा बीनने वालों को इस योजना से जोड़ने का काम कर रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। साइलेंसर वाली बाइकों पर कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन से मिली शिकायत के आधार पर प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को अपने थाना अंतर्गत 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा मॉडिफाई रेट्रो साइलेंसर्स लगाकर पटाखा छोड़ने और ध्वनि प्रदूषण करने वाले चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्रीनगर पुलिस टीम श्रीनगर में पूर्व से अब तक चलाए गए अभियानों के तहत सीज किए गए 2 पहिया वाहनों जिनके द्वारा वाहनों में मॉडिफाई रेट्रो साइलेंसर लगाकर पटाखा छोड़ने के साथ ही ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा था, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 28 चालकों के वाहनों को सीज किया गया। जो हमारे रेट्रो साइलेंसर उनके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की शिकायत भी थी और साथ ही साथ लोगों में काफी रोष व्याप्त था कि जो इस तरह से रेट्रो साइलेंसर से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान के तौर पर इस पूरे अभियान को चलाया गया। साथ ही साथ जिसमें करीब 28 गाड़ियां हमने सीज की, उनके रेट्रो साइलेंसर जमा कराए और सबको आज नष्ट किया जा रहा है। और क्या कुछ आगे संदेश देना चाहेंगे आप?
लोगों से ये अपील है कि रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग ना करें। इससे न्यूसेंस भी क्रिएट होता है, एक डर का माहौल भी क्रिएट होता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो आप सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से भी निवेदन है, विशेषकर युवा वर्ग से, कि वो रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग ना करें, अन्यथा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर देहरादून से। बता दें आपको कि प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या। बताई जा रहा है कि प्रेमी के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई है। मामला रायपुर थाने का है और युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों की जल्द ही सगाई होने वाली थी और शादी की तारीख भी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही युवती ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी ने बताया कि युवती ने बीती 26 अप्रैल को शाम को अपने प्रेमी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। प्रेमी को देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 27 अप्रैल को उपचार के दौरान प्रेमी की मौत हो गई। वहीं मृतक का युवक के पिता देवेंद्र पाल सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। नॉलेज में आया था जब एक व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई कि इसको इंजरी लगी है छाती में नुकीले चीज से, चाकू से, और जब उसको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया तो बाद में उनकी डेथ होने के बाद परिजन भी आए थे और समस्त प्रकरण उस समय पता चला कि ये जो युवक और युवती हैं ये साथ में रह रहे थे यहाँ पर, और इनके बीच में जब अपने परिवार वालों से भी बात हुई तो इनकी सगाई की डेट भी नेक्स्ट मंथ फिक्स हो गई थी और शादी करने के लिए भी आगे की डेट निकाली गई थी। लेकिन कुछ पारिवारिक जो साथ रहने के दौरान कुछ विवाद ऐसे होते हैं, उस झगड़े में जो है इस तरह से उसके ऐसे संवेदनशील पार्ट पर हार्ट के पास चाकू का इंजरी लगी थी और उसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। चूंकि परिजनों द्वारा उस समय कोई ऐसी तहरीर नहीं दी गई थी, बाद में परिजनों द्वारा इसमें ये आरोप लगाते हुए कि जो महिला साथ में थी उसके द्वारा ही चाकू से वार करके हत्या की गई, तो गैर इरादतन हत्या का जो है केस इसमें जो की तहरीर थी उस पर दर्ज कर लिया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम ने करवट बदल ली है। बता दें आपको कि प्रदेश भर के कई इलाकों में बारिश देखने के लिए मिल रही है। अभी तक के मौजूदा अपडेट की बात करें तो 7 और 8 तारीख को प्रदेश भर के समस्त जनपदों में बिजली और वज्र ध्वनि के साथ ही आंधी तूफान आने का पूर्वानुमान जारी किया गया। वहीं उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। गौर करने वाली बात यह कि चारों धाम इस ही रूट पर होने के कारण यात्रियों को खराब मौसम के चलते खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने यात्रियों से तेज बरसात में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील भी की है। और अगली खबर का रुख करते हैं। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, ये बखूबी चल रही है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारका प्रसाद ने बताया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए वाहनों का संचालन सही तरीके से हो, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी दौरान आम जनमानस को वाहनों की किल्लत ना हो, विभाग ने 60% बसों का संचालन लोकल रूट के लिए रखा है, जबकि 40% बसों का ग्रीन कार्ड चारधाम के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर चारधाम के लिए वाहनों की किल्लत होती है तो इसके लिए टैक्सी मैक्सी यूनियनों के साथ बैठक की गई है, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा कर रही यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।